नेक्स्ट आर्टिकल शुरू करते हैं, ठीक है। कल आपको क्या बताया था? कल फैराडे के नियम बताया था, द्वितीय नियम, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है भाई फैराडे नियतांक और इलेक्ट्रॉनिक आवेश में संबंध। फैराडे नियतांक, फैराडे नियतांक को क्या लिखते हैं हम लोग? कैपिटल है तथा इलेक्ट्रॉन के आवेश में संबंध। इलेक्ट्रॉन के आवेश में फैराडे के आवेश, फैराडे के नियतांक और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसके बीच में आपसी संबंध क्या होता है, ये आप इस आर्टिकल में देखेंगे, ठीक है। कल आपको बताया था कि फैराडे नियतांक का मान, कल आपने अगर देखा होगा फैराडे नियतांक F बराबर कितना होता था? F इक्वल टू कितना? कल बताया था, ऐसा भी नहीं बहुत दिन पहले बताया। कॉपी में चेक करो, 9.65 इंटू 10 की पावर 7 ये होता था। इतना कूलम पर किलोग्राम नियतांक, इतना कूलम पर किलोग्राम, 9.65 इंटू 10 की पावर 7 किलोग्राम, सॉरी कूलम पर किलोग्राम नियतांक होता था, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि अगर हम 1 किलोग्राम नियतांक को, किसी तत्व के 1 किलोग्राम नियतांक को विद्युत अपघटन द्वारा मुक्त करें तो हमको कितना कूलम आवेश, कितने कूलम आवेश की आवश्यकता पड़े। इसका मतलब है, इसलिए विद्युत अपघटन में, विद्युत अपघटन द्वारा किसी तत्व के 1 किलोग्राम तुल्यांक को मुक्त करने के लिए, मुक्त करने के लिए आवश्यक आवेश, आवश्यक आवेश कितना चाहिए होगा भाई? F कूलम चाहिए। आवश्यक आवेश कितना चाहिए, ठीक है। 1 किलोग्राम तुल्यांक को मुक्त करने के लिए कितना आवेश चाहिए? 9.65 इंटू 10 की पावर 7 कूलम आवेश की आवश्यकता पड़ेगी। बात समझ में आई, ठीक है। अब 1 किलोग्राम परमाणु को मुक्त करने में, यदि जो तत्व मुक्त हो रहा भाई, यदि तत्व की संयोजकता कैपिटल V हो, तत्व की संयोजकता कितनी है? अब 1 किलोग्राम तुल्यांक को मुक्त करने में लग रहा है कितना आवेश? F कूलम आवेश, और जो तत्व है उसकी संयोजकता है कैपिटल V। तो इसलिए 1 किलोग्राम परमाणु को, एक, ध्यान से देखो, 1 किलोग्राम परमाणु को मुक्त करने के लिए, मुक्त करने के लिए आवश्यक आवेश हो जाएगा कितना हो जाएगा? अब तत्व की संयोजकता कितनी है? कैपिटल V है, तो F और V को मल्टीप्लाई कर दो, तो एफ भी इतना कूलम चाहिए भाई 1 किलोग्राम परमाणु को मुक्त करने के लिए, कैथोड पर मुक्त करने के लिए, या फिर सिर्फ आप इतना भी लिख दो कि मुक्त करने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा हो जाएगी F इंटू V कूलम, जहां कैपिटल V क्या है? जो मुक्त होने वाला तत्व है उसकी संयोजकता है। अब आवोगाद्रो, आपने आवोगाद्रो का नाम सुना होगा? आवोगाद्रो का नाम सुना हुआ है कि नहीं सुना हुआ? सुना हुआ भाई?
अमन, कौन है अवोगाद्रो? क्या है अवोगाद्रो, पहले ये बताओ क्या है भाई? अवोगाद्रो क्या है? तो मूल मूल की उधर की। मतलब क्या अवोगाद्रो क्या था? आदमी था या कोई तत्व था, परमाणु था, क्या था? साइंटिस्ट था, ठीक है ना। तो अवोगाद्रो ने एक परिकल्पना दी कि 1 किलोग्राम परमाणु में, 1 किलोग्राम तुल्यांक में, 1 किलोग्राम तुल्यांक में परमाणुओं की संख्या, 1 किलोग्राम तुल्यांक में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? इसको एन बोलते हैं, एवोगाद्रो नंबर, ठीक है। 6.023 इंटू 10 की पावर 26 होती है। 6.023 इंटू 10 की पावर 26। अब हमने क्या कहा, देखो ध्यान से सुनो, कि 1 किलोग्राम परमाणु को मुक्त करने के लिए आवश्यक आवेश कितना है? एफ भी है। और 1 किलोग्राम परमाणु में परमाणुओं की संख्या कितनी है? 1 किलोग्राम परमाणु, 1 किलोग्राम परमाणु में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 6.023 इंटू 10 की पावर 26। इसलिए एक परमाणु को, एक परमाणु को मुक्त करने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा कितना हो जाएगा? एन परमाणुओं को मुक्त करने के लिए, यानी 1 किलोग्राम परमाणु को मुक्त करने के लिए है एफ भी, तो एक परमाणु को मुक्त करने के लिए कितनी होगी? कितनी होगी भाई? एफ बी बाई एन, इतना कूलम चाहिए होगा। एक परमाणु को मुक्त करने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा है एफ बी बटे एन कूलम, ठीक है ना। अब आप जानते हैं कि विद्युत अपघटन में जो है, किसी भी इलेक्ट्रोड पर जो मुक्त होता है भाई, पदार्थ मुक्त होता है, वो आयनों के रूप में जाता है, और अपने आयनों का जो आवेश है वो दे देता है किसको? इलेक्ट्रोड को, और स्वयं मुक्त हो जाता है किसके रूप में? शुद्ध धातु के रूप में। अब आप जानते हैं, चूंकि विद्युत अपघटन की क्रिया में ध्यान से सुनो, कि प्रत्येक जो पदार्थ मुक्त होता है, जो तत्व मुक्त होता है, वो आयन के रूप में होता है, ठीक है। जो तत्व उपस्थित रहता है वो आयन के रूप में रहता है, और अपना आवेश, प्रत्येक तत्व पर आवेश जो है, कि विद्युत अपघटन की क्रिया में तत्व अपने आयन के रूप में उपस्थित होता है। जब आपको विद्युत अपघटन पढ़ाया था तो आपको बताया था कि अगर सपोज के लिए NaCl का विद्युत अपघटन हो रहा है, तो Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव के रूप में रहेगा, नहीं रहेगा, ठीक है ना। और किसी भी तत्व के परमाणु पर जो आवेश की मात्रा होगी भाई, ठीक है, तथा प्रत्येक आयन पर आवेश कितना आवेश होता है? जैसे ध्यान से सुनो कि किस आयन पर कितना आवेश होगा। अगर सपोज के लिए सोडियम का आयन होगा, तो उसका, अगर सोडियम का आयन है सपोज के लिए, तो Na पॉजिटिव प्लस, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर धनावेश होगा, 1 इलेक्ट्रॉन का धनावेश है कि नहीं? तो अब 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर धनावेश ही क्यों है, 2 के बराबर क्यों नहीं? जैसे कॉपर सल्फेट है, अगर कॉपर से NaCl का विघटन हो रहा है तो इस रूप में आ रहा है। अगर CuSO4 है भाई, कॉपर सल्फेट का विघटन हो रहा है, तो ये आएगा Cu पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव नेगेटिव के रूप में टूटता है, ठीक है ना। तो इस पर कितना आवेश है?
+2 इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इस पर सिर्फ कितना है, प्लस इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश। अब इस पर 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है और इस पर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है। क्यों? किस आयन पर कितना आवेश होगा ये निर्भर करेगा इसकी संयोजकता पर। ये किस पर निर्भर करेगा? संयोजकता पर। और जितनी, ध्यान से सुनो, जिस तत्व की संयोजकता जितनी होगी उस पर उतने इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होगा। राइट, बात समझ में आ गई? तो यहां पर प्रत्येक आयन पर कितना आवेश होगा? कितना होगा? संयोजकता के बराबर, जहां ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। जहां ई, तो प्रत्येक आवेश पर प्रत्येक आयन पर जो आवेश होगा, जहां ई क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन का आवेश, जहां मूल आवेश इसको बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का आवेश। बात समझ में आई? अब प्रत्येक आयन, अब ये आयन क्या करेगा कि वैद्युत अपघटन की क्रिया में ये आयन किस पे जाएगा, कैथोड पे जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन को कैथोड को दे देगा, ठीक है, और स्वयं मुक्त हो जाएगा सोडियम के रूप में। ठीक है, तो अब इसलिए आप कह सकते हैं, ये वाला रहने देना, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ये केवल ऐसे समझाने के लिए। इसलिए आप कह सकते हैं कि एफ आवश्यक आवेश कितना था, एफ भी बटे एन था एक परमाणु को मुक्त करने के लिए, और एक परमाणु पर आवेश कितना है, एक आयन पर आवेश है वी। तो ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और इसलिए आप कह सकते हैं एफ वी बटे एन इक्वल टू ई, वी इक्वल टू, और वी से वी कट जाएगा दोनों पक्षों से और बचेगा एफ अपॉन एन इक्वल टू ई, या एफ बराबर एन ई। एफ बराबर ये अवोगाद्रो संख्या, सॉरी, आप इसको अवोगाद्रो संख्या और फैराडे नियतांक के बीच संबंध भी बोल सकते हैं, और आप इसको इसके बीच फैराडे नियतांक और इलेक्ट्रॉन के आवेश के बीच संबंध भी बोल सकते हैं, और वो होता है एफ बराबर एन ई, एफ इक्वल टू। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान रखें। किसी को कोई कंफ्यूज है कहाँ पे हमने एक परमाणु पर आवेश कैसे निकाला, फिर हमने ये कैसे बताया कि एक परमाणु पर आवेश जो है VE ही क्यों होगा, VE से ज़्यादा क्यों नहीं हो सकता, VE से कम क्यों नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? ठीक है, आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं पक्का? तो इसको आगे बढ़ने से पहले तो ये मिटाना पड़ेगा, मिटा दूं, ये लो। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल आर्टिकल है। अभी तक हमने जो वैद्युत चालन देखा भाई, ठीक है ना, तो वैद्युत चालन हमने किस में देखा, हमने वैद्युत चालन धातुओं में देखा, मुख्यतः किस में देखा। अभी हमारी जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है कि गैसों में वैद्युत चालन, गैसों में गैसों में वैद्युत चालन। और यहां आप पढ़ोगे वैद्युत विसर्जन, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। वैद्युत विसर्जन या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो जो गैस है भाई, गैसों में क्या होता है, जो वैद्युत विसर्जन होता है, ये आपको नोट रखना है, याद करना है कि गैसों में वैद्युत विसर्जन या वैद्युत चालन धन आयनों द्वारा होता है।
मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनों द्वारा भी होता है। मुख्य गैसों में जो वैद्युत चालन होता है किसके द्वारा होता है? धन आयनों द्वारा। ठीक है ना। अब होता क्या है, थोड़ा सा समझो कि गैसों में वैद्युत चालन, आपने सुना होगा कि गैसों में वैद्युत चालन होता है। जैसे इस कमरे में इस कमरे में क्या है? गैस है, आप कह सकते हैं मिक्सचर ऑफ गैसेस है। ठीक है ना। तो आपको कहीं पर महसूस हो रहा है कि करंट लग रहा है आप पे? नहीं। तो इसका मतलब इस कमरे में वैद्युत चालन नहीं हो रहा है, गैसों में वैद्युत चालन नहीं हो रहा है ना। ठीक है। वरना क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक के कई सोर्स हैं। ठीक है ना। एक सोर्स ऋणात्मक होगा, एक क्या होगा? धनात्मक होगा ही होगा। दो इलेक्ट्रोड तो होंगे, किसी भी बटन पे भी एक सोर्स, एक धनात्मक होगा एक ऋणात्मक होगा। तो अगर गैसों में सामान्यतः वैद्युत चालन होता तो रहना मुश्किल कर देता, इलेक्ट्रिक हमारा रहना क्या कर देता? मुश्किल करता ना, क्योंकि हर बार आपको करंट लगता है हर जगह। ऐसा नहीं होता। तो होता क्या है कि सामान्य दाब पर, इसके लिए अगर हम सामान्य दाब पर, यानी कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है भाई, ठीक है, सामान्य दाब पर गैसें वैद्युत की कुचालक होती है। वैद्युत की आमतौर पे गैसों में वैद्युत का चालन नहीं होता। तो सामान्य दाब पर गैसें वैद्युत का क्या होती है? कुचालक होती है। लेकिन हम क्या करें, अगर हम एक नली में गैस भरे हुए, ठीक है ना, और नली पे दो इलेक्ट्रोड लगाएं और इलेक्ट्रोड के बीच में क्या कर दें? हाई वोल्टेज अप्लाई करें। कुछ वोल्टेज अप्लाई किया हमने एक कुंडली द्वारा या कोई भी इलेक्ट्रिक सोर्स द्वारा, तो क्या होगा कि गैसों में कोई वैद्युत चालन नहीं होगा। ठीक है। अब होता क्या कि अगर आप काफ़ी हाई वोल्टेज लगाएं, यानी आप 10,000 20,000 30,000 वोल्ट का वोल्टेज लगाएं, 40,000 वोल्ट का वोल्टेज लगाएं, तब क्या होगा? तब गैसों में वैद्युत का चालन शुरू हो जाता है। ठीक है। और इस वैद्युत चालन को वैद्युत उत्सर्जन बोलते हैं। जो गैसों में वैद्युत का चालन होता है उसी को क्या बोलते हैं? वैद्युत का। तो सामान्य दाब पर तो क्या होती है, लेकिन जैसे अब दाब गिराने पर निम्न दाब, ध्यान रखें, निम्न दाब परिसर। अब निम्न दाब परिसर कितना है? ये होता है भाई 10 मिलीमीटर पारा स्तंभ, पारे के स्तंभ से 10⁻³ मिलीमीटर पारे के स्तंभ। 10 मिलीमीटर पारा स्तंभ से 10⁻³ mm पारा स्तंभ के बीच ये निम्न दाब है भाई। तथा उच्च विभवांतर पर गैसें वैद्युत की सुचालक हो जाती है। वैद्युत की सुचालक, ये नोट करना है आप लोगों। निम्न दाब परिसर और हाई वोल्टेज अगर आप अप्लाई कर दें, यानी कि दाब को न्यूनतम रखें, ठीक है ना, और उस दाब का जो रेंज है वो है 10 mm पारा स्तंभ से 10⁻³ mm पारा स्तंभ के बीच अगर हम क्या रखें, दाब रखें, तो हाई वोल्टेज, और साथ में क्या रखें, हाई वोल्टेज रखें, तो क्या होगा कि गैसों में वैद्युत का चालन संभव होता है इस दाब परिसर में भाई। ठीक है। और एक चीज और आपको नोट करनी है कि जैसे जैसे हम दाब गिराते हैं, दाब कम करने पर, अगर हम दाब कम करते रहें गैस का, ठीक है, तो कम ऊंचे विभवांतर पर भी, कम ऊंचे विभवांतर पर भी गैस का विसर्जन हो जाता है।
गैस का वैद्युत विसर्जन या वैद्युत चालन, जो भी बोलना चाहो, विद्युत। तो जैसे जैसे आप दाब को कम करते रहें तो उतना कम वोल्टेज लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। सामान्य दाब पर कभी नहीं होगा, ध्यान रहे, सामान्य दाब पर गैसों का विसर्जन कभी नहीं होगा, चाहे आप, ठीक है ना, कितना भी हाई वोल्टेज लगा दें, आप 10,000 वोल्ट लगा रहे हो, आप 20,000 वोल्ट लगा, आप 1 लाख वोल्ट लगा दो, आप 1 मेगावाट, एक कितना भी लगा दो, ठीक है ना, लाखों वोल्ट आप अप्लाई कर लो, लेकिन सामान्य दाब पर गैसों में विद्युत विसर्जन कभी भी नहीं होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके लिए एक प्रैक्टिकल है, और इस प्रयोग को करने के लिए, गैसों का विद्युत विसर्जन दिखाने के लिए हमारे पास एक प्रयोग है। और उस प्रयोग में हम क्या करते हैं कि एक छोटी सी कांच की नली लेते हैं, ठीक है ना, और वो जो कांच की नली होगी, बेलनाकार कांच की नली लेते हैं, ये सिंपल एक कांच की नली है, ठीक है। इस कांच की नली पे यहाँ पे एक वैक्यूम पंप लगा देते हैं, थोड़ा और, ये एक वैक्यूम पंप है, ठीक है। और इस वैक्यूम पंप पे एक दाब मापी जुड़ा होता है। अब मैं इसको इधर को दिखा देता हूँ, दाब मापी को इधर को, एक दाब मापी है, ठीक है। ये क्या है, एक दाब, और इसको बोलते हैं वैक्यूम पंप, या इसको हिंदी में बोलते हैं जो हवा बाहर निकालता है, एक ऐसा पंप जो कि इसके अंदर से हवा को क्या निकालेगा, बाहर, हवा या गैस को बाहर निकालेगा, ठीक है। हवा से नहीं मतलब है इसमें, इसको वायु पंप बोलते हैं, वायु चूषण पंप या चूसक पंप, जो भी बोलते होंगे, तुम्हारी किताब में देख लेना, ठीक है। वैक्यूम पंप आप समझ सकते हो आसानी से, ठीक। अब एक वैक्यूम पंप लगा होता है, और साथ में एक किनारे पे एक इलेक्ट्रोड लगा होता है, इलेक्ट्रोड आप लोग समझते हैं, और ये जो इलेक्ट्रोड होंगे वो एक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक सोर्स से जुड़े होंगे भाई। यहाँ पे कुंडली लगी होती है, प्रेरण कुंडली, इसको बोलते हैं, ये इलेक्ट्रिक सोर्स है, हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक सोर्स, या उच्च विभव वाला या उच्च विभवांतर का वैद्युत स्रोत है भाई, ठीक है। और इसको हम ई लिखते हैं, आमतौर पे इसको ई लिखते हैं, ये प्लस सिरा है और ये क्या है, माइनस सिरा है, और हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक सोर्स होता है, ये एक प्रेरण कुंडली होती है, और इस कुंडली के माध्यम से हम इस कांच की प्लेट के बीच, जो कांच की सॉरी नली है, उसके बीच क्या करते हैं, हाई वोल्टेज लगाते हैं। ये 10,000 वोल्ट हो सकता है, इसको बढ़ाकर हम 20,000 वोल्ट कर सकते हैं, 30,000 वोल्ट कर सकते हैं। अब ये देखो, जो धन सिरा है, जो धनात्मक इलेक्ट्रोड है, इसको क्या बोलेंगे, ये हो गया आपका एनोड, और जो ऋणात्मक वोल्टेज इलेक्ट्रोड है वो हो गया कैथोड। इतना तो आप लोग समझते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जो भी वायु है या जो भी गैस इसमें भरी है, इन अंतरिक्ष से कुछ कॉस्मिक रेज आती है, कॉस्मिक अंतरिक्ष किरणें समझते हो आप लोग, अंतरिक्ष से कुछ कॉस्मिक रेज आती है, या इसको अंतरिक्ष किरणें बोलते हैं, कॉस्मिक रेज यानी कि अंतरिक्ष किरणें, और वो कभी नहीं आती बल्कि हमेशा उपस्थित रहती, ये वायु में हमेशा उपस्थित रहती है, ठीक। तो जो कॉस्मिक रेज हैं, क्योंकि कांच की नली है, कॉस्मिक रेज इस कांच की नली में प्रवेश करती है, और जो इसके अणु हैं उनको, उनमें से कुछ अणुओं को आयनित कर देती है, जो आयनित अणु होगा वो धनावेश में बदल जाता है,
वो किसमें बदल जाता है, धनावेश में। और जो इससे ये इलेक्ट्रॉन बाकी जो क्या रह जाते हैं उपस्थित इसमें, जिनसे धनायन, जो धनायन होगा, धनायन कब बना होगा, जबकि उससे इलेक्ट्रॉन निकला होगा। तो कुछ इलेक्ट्रॉन और कुछ धनावेश हमेशा इस गैस में उपस्थित रहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है थोड़ा सा समझ, वो समझो, क्रियाविधि समझो। अब हम इसमें इसका दाब क्या करते हैं, इस वैक्यूम पंप से हम क्या निकालने लगते हैं, इसके अंदर से गैस बाहर निकालते हैं। तो क्या होगा, इसके थोड़ा सा इसका आकार भी समझ लो। इसका जो आकार होगा, नली का लंबाई, जो नली होगी, ये वाली नली, ये लगभग 30 सेंटीमीटर लंबी होगी। 30 सेंटीमीटर इसका क्या होगा, लेंथ। और इसका जो व्यास होगा, 30 सेंटीमीटर तो लंबाई हो गई, और व्यास होता है लगभग 5 सेंटीमीटर। व्यास इसका कितना होगा लगभग। अब हम इसके बीच हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं। ठीक है, हाई वोल्टेज जैसे अप्लाई करते हैं तो जो धनायन है वो चलेंगे कैथोड की ओर, और जो इलेक्ट्रॉन है वो चलते हैं एनोड की ओर, विपरीत आवेश प्लेट की ओर आकर्षित होंगे ना। ठीक है, तो जो धनायन है वो गति करना शुरू करते हैं किसकी तरफ भाई, चित्र देखो ध्यान से। और जो इलेक्ट्रॉन है वो गति करना शुरू करते हैं किसकी तरफ, जो इलेक्ट्रॉन है ये गति करना शुरू करेंगे इलेक्ट्रॉन गति करना शुरू करते हैं किसकी तरफ, एनोड की तरफ। और आयन धनायन गति करना शुरू करते हैं इसकी तरफ, किसकी तरफ, कैथोड की तरफ। और इस प्रकार से इनके बीच में एक वैद्युत परिपथ पूर्ण हो जाता है। और जब वैद्युत परिपथ पूर्ण हो गया तो इसमें जो है वैद्युत का चालन शुरू हो जाता है। और जो वैद्युत चालन शुरू होगा, देखो एनोड और कैथोड के बीच में इलेक्ट्रॉन और धनायन चलने लगते हैं। ठीक है, तो यही तो वैद्युत चालन होगा। तो वैद्युत परिपथ, यहाँ पे इसमें एक धारा बहने लगती है, और इस जो वैद्युत चालन होता है इसको बोलते हैं वैद्युत विसर्जन। इस वैद्युत चालन को ही हम क्या बोलते हैं, वैद्युत का विसर्जन होना शुरू हो जाता है। आप देखोगे कि जैसे ही आप प्रैक्टिकल आप कैसे करोगे, ये एक डार्क रूम प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल आप कैसे करोगे कि आप इसका वोल्टेज हाई रखोगे, हाई वोल्टेज रखोगे, और इससे वाई निकालना, या जो इसके अंदर भरी हुई गैस है उसको बाहर निकालना शुरू करोगे। तो जब गैस का जो दाब है भाई वो लगभग गिर कर रह जाएगा 10 मिलीमीटर पारा स्तंभ के बराबर। ठीक है, तो आपको जो है एक चिंगारी चलती हुई महसूस होगी, और एक आवाज आती है उसके पीछे, कर कर की आवाज आएगी। ठीक है ना, तो आप जैसे आप देखोगे कि दाब स्तंभ जो है 10 मिलीमीटर पारा तक गिर चुका है, और ये वोल्टेज हाई वोल्टेज है। ठीक, तो इसके बीच में एनोड और कैथोड के बीच में एक बारीक चिंगारी सी चलनी शुरू होगी। ठीक है, उसको बोलते हैं वैद्युत विसर्जन। और जब आप दाब को और घटाते रहें, आपके पास चूंकि वैक्यूम पंप है, आप दाब को और घटाते रहें, तो दाब जब घटकर 10⁻³ मिलीमीटर पारा तक पहुंच जाता है, तो जो हमने हाई वोल्टेज लगाया था वो थोड़ा कम भी करें तो भी वैद्युत विसर्जन सुचारू रूप से चलता रहता है। ठीक है, इस घटना को ये समझो, ये वैद्युत विसर्जन दिखाने के लिए प्रैक्टिकल था। ये प्रैक्टिकल है वैसे आमतौर। ठीक है, और वैद्युत विसर्जन जो है अलग अलग रूपों में दिखता है भाई। ठीक है, जैसे वो सबसे पहले जो दिखेगा वो दिखेगा अदीप्त विसर्जन। अदीप्त वैद्युत विसर्जन, वैद्युत विसर्जन इन रूपों में दिखता है। अदीप्त विसर्जन के रूप में दिखेगा शुरू में, उसके बाद धनात्मक स्तंभ, उसके बाद दिखेगा धनात्मक स्तंभ, ऋण दीप्ति के रूप में, या फिर कैथोड दीप्ति। कैथोड, अब ये सारी चीजें डिटेल में आगे आएंगी। ठीक है,
तो ये अलग अलग रूपों में दिखता है वैद्युत विसर्जन। और ये अलग अलग रूपों में कब दिखता है? जबकि हम इसकी परास को चेंज करते हैं। किसकी परास को? दाब की परास को हम जब चेंज करेंगे तो ये अलग अलग रूपों में आपके सामने आएगा। उस अलग अलग रूपों को हम अदीप्त विसर्जन कहते हैं। अदीप्त विसर्जन तो भी होता है इसमें। अदीप्त विसर्जन, धनात्मक स्तंभ, ऋण दीप्ति, कैथोड दीप्ति और भी कई सारे रूपों में सामने आए। कहने का मतलब यह है कि दाब के एक निश्चित परास में गैसें वैद्युत की सुचालक होती है, गैसों में वैद्युत विसर्जन होता है और वो परास होता है 10 मिलीमीटर पारा स्तंभ से 10 की पावर माइनस 3 मिलीमीटर पारा स्तंभ। और इससे ऊपर, ध्यान से सुनो, अगर सपोज के लिए पारे का जो दाब है भाई इन दोनों से बाहर है, 10 मिलीमीटर पारा स्तंभ से ऊपर है, इससे नीचे है, तो आप कितना भी वोल्टेज अप्लाई कर दो, डज नॉट मैटर, वो कभी भी गैसें सुचालक नहीं होंगी। किसकी? वैद्युत के लिए। ठीक, तो ये गैसों का वैद्युत विसर्जन था। ठीक है भाई। अब क्या होता है, इसकी व्याख्या करनी है कि असल में ये गैसों में वैद्युत विसर्जन हुआ कैसे। तो व्याख्या में क्या होगा कि एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेनेशन, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको वैसे डिटेल में बता चुका हूँ कि आमतौर पे जो गैसें हैं, किसी भी नदी में जो गैस भरी हुई है उसमें हमेशा कुछ न कुछ धनायन उपस्थित रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि जो प्रकृति, जो अंतरिक्ष से आने वाली कॉस्मिक किरणें इनसे टकराती है, ठीक है ना, इनसे टकरा के कुछ धनायन उपस्थित रहते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत सारे धनायन है, कुछ धनायन उपस्थित रहते हैं। जब हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं इनके बीच में तो क्या होगा, देखो, धनायन चलेंगे किसकी तरफ? कैथोड की तरफ। और इलेक्ट्रॉन चलेंगे किसकी तरफ? और इलेक्ट्रॉन तो चूंकि बहुत ही छोटे कण हो, ठीक है ना, इसलिए वो दूसरे कण से टकराते हैं। ये मान के चलेंगे कि दूसरे कण से नहीं टकरा रहे। लेकिन जो कि धनायन है भाई, धनायन इलेक्ट्रॉन की तुलना में काफी बड़ा कण है। ठीक, और गैस के इसमें बाकी ऐसे अणु भी उपस्थित हैं जो आयन रहित या जो आयनित नहीं है, वो अणु भी उपस्थित है। तो क्या होगा कि जब कोई धनायन किसी और अणु से टकराता है, चलता हुआ धनायन किसी और अणु से टकराएगा, तो क्या होगा कि उस अणु को अपनी ऊर्जा दे देगा और उस अणु से इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देगा। जब ये आयन किसी आवेश रहित अणु से टकराएगा तो उस अणु को भी क्या कर देगा? आयनित कर देगा। हाई वोल्टेज लगाया ना हमने इस पे, तो ये तेजी से चलेगा। इसमें जब तो कोई भी मूव में कोई भी गतिशील कण अपने साथ ऊर्जा ले जाता है, तो जैसे ही ये किसी अणु से टकराया, ये वाला आयन किसी रास्ते, इसके लिए पूरी रोड खाली तो है नहीं, बीच में क्या है? आयन गैसों के परमाणु मिलेंगे इसको, उससे टकराएगा, अपनी ऊर्जा उसको ट्रांसफर करेगा और उसको भी आयन में बदल देगा। अब उसको आयन में बदलेगा तो तुरंत ही क्या मुक्त हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा। इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा तभी तो धनायन बनाएगा। तो इस प्रकार से जब यहाँ से इधर को धनायन चलने शुरू होते हैं तो इसमें आयनों की संख्या लगातार बढ़ती रहेगी और फिर से वही आयन जो अभी अभी बना हुआ है वो फिर आगे बढ़ेगा, दूसरे पे टक्कर मारेगा, दूसरे को आयनित करेगा। ठीक है, तो आयनों की संख्या लगातार बढ़ती रहेगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें लगातार क्या होती रहेगी? बढ़ती रहेगी। और एक स्थिति ऐसी आएगी कि दोनों के बीच में एक परिपथ स्थापित हो जाएगा, उसको वैद्युत विसर्जन बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी चीज जो समझने की वो ये है कि दाब परिसर इतने से ऊपर और इतने से नीचे क्यों वैद्युत विसर्जन संभव नहीं है। तो हाई वोल्टेज 10 mm पारे से ऊपर, 10 mm पारे से ऊपर वैद्युत विसर्जन नहीं होता है। 10 mm पारे से ऊपर वैद्युत विसर्जन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अब देखो, जितना कम दाब होगा गैस के अणु उतने दूर दूर रहेंगे, गैस के अणु उतने, और जैसे जैसे हम दाब बढ़ाएंगे गैस के अणु उतने नजदीक आएंगे। ठीक है, अब सपोज के लिए आप ये देखो कि जो दाब है भाई 10 mm पारे से ऊपर है, ठीक, तो गैस के अणु एक दूसरे से क्या रहेंगे? दूर दूर रहेंगे। और गैस के अणु एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे, 10 mm पारा दाब,
ज़्यादा होगा ना। हाँ, तो 10 mm पारे से 10 mm पारे से ऊपर और से नीचे, ठीक। तो 10, तो जब गैस का दाब अधिक होगा तो गैस के अणु क्या होंगे, नज़दीक होंगे एक दूसरे से, और जब गैस का दाब कम होगा तो एक दूसरे से क्या होंगे, काफ़ी दूर दूर होंगे। तो होगा क्या कि जब भी कोई धनायन दूसरे अणु को टकराता है, दूसरे अणु से आयनित कर देगा, तो उसके लिए एक निश्चित दूरी चाहिए भाई चलने के लिए, ताकि वो इतनी अधिक ऊर्जा प्राप्त कर सके कि दूसरे अणु को आयनित कर सके। अगर उसके लिए चलने के लिए दूरी नहीं होगी, चलने के लिए दूरी, पर्याप्त दूरी नहीं होगी, तो दूसरे अणु को आयनित नहीं कर पाएगा, और दूसरे अणु को आयनित नहीं कर पाएगा तो वैद्युत विसर्जन नहीं होगा। और इसके विपरीत अगर दाब बहुत ही कम है, दाब क्या है, बहुत ही कम है, तो उसमें क्या होगा, उसमें गैस के अणु दूर दूर रहेंगे, ठीक है। और जब गैस के अणु दूर दूर रहेंगे तो जो आयन है भाई, वो हो सकता है कि बिना अणुओं से टकराए हुए कहाँ पहुंच जाए, ये बिना अणुओं से टकराए हुए कहाँ पहुंच जाए, कैथोड पे पहुंच जाए। तो अगर ये बिना टकराए हुए पहुंचेगा, ठीक है, तो भी गैस का वैद्युत विसर्जन नहीं होगा। और ये जो है टकराएगा लेकिन पर्याप्त ऊर्जा के साथ नहीं टकराएगा, तो भी गैसों का विसर्जन, वैद्युत का विसर्जन नहीं होगा। तो इसलिए जो है, जो गैस विद्युत विसर्जन होता है वो एक निश्चित दाब परास में होता है, और दाब परास है 10 mm पारे से लेकर 10⁻³ mm पारा, ठीक है भाई। तो इसके ऊपर नीचे गैसों का वैद्युत विसर्जन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ कि अगर गैस का दाब कम होगा तो अणु दूर दूर होंगे, और हो सकता है कि जो आयन है वो बिना टकराए हुए कहाँ पे पहुंच जाए। और अगर दाब काफ़ी ज़्यादा है तो अणु काफ़ी पास पास होंगे, ठीक है ना। तो इस आयन को, जब ये आयन उससे टकराएगा तो उसको पर्याप्त दूरी नहीं मिलेगी, या पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल पाएगी, जिससे कि वो किसी दूसरे वाले अणु को क्या कर सके, आयनित कर सके। और जब भले टकराया हो, लेकिन उसके बाद टकराने के बाद अपनी एनर्जी ट्रांसफर करने के बाद भी अगर वो इस दूसरे वाले अणु को आयनित नहीं कर पाया, तो भी उसका कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है ना। तो वैद्युत विसर्जन के लिए आवश्यक क्या है कि जो ये आयन है भाई, जो कैथोड की ओर चल रहा है, वो दूसरे अणु को क्या करे, आयनित करे। अगर आयनित नहीं कर पाता है तो फिर वैद्युत विसर्जन नहीं हो। क्लियर। तो ये है तुम्हारा गैसों में वैद्युत चालन, वैद्युत विसर्जन, वैद्युत चालन का हमने प्रैक्टिकली वैद्युत विसर्जन को दिखाया यहाँ पे, और साथ में वैद्युत विसर्जन किन किन रूप में प्रकट होगा, और साथ में इस बात की व्याख्या करनी कि हाई वोल्टेज जो पारा का दाब है, इससे ऊपर नीचे जो है गैसों का वैद्युत विसर्जन क्यों नहीं होता। बात समझ में आ गई। ये हो गया, क्लास खत्म कर दो।